हाय गाइस, मेरा नाम फारूक है और आज हम सेल टेक्स एक्ट 1990 के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कहाँ से पहले डाउनलोड होता है पहले हम वो देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक हमारा इरादा है इदारा है FPR, और दूसरा हमारा जो अथॉरिटी है वो ये है PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में एक होता है फेडरल लॉज अलग होते हैं, प्रोविंशियल लॉज अलग होते हैं। तो जैसे पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है या जो सारे सूबे हैं, उनके अलग अलग प्रोविंशियल लॉज हैं। और जो फेडरल है, फेडरल का लॉ अलग है। ठीक है, इस्लामाबाद प्रोविंशियल में नहीं आता। तो जो है ना, इसमें हम जो आज डिस्कस करने लगे हैं वो FPR का सेल टैक्स एक्ट है। FBR के सेल टैक्स एक्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे? FBR की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ ये नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास एक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आपने ऑर्डिनेंस करने हैं तो आप ऑर्डिनेंस यहाँ से कर लेते हैं, रूल्स यहाँ से कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं सेल टैक्स की बात करने लग गया हूँ। इसमें देखें कि जब कोई नया रूल आता है, लॉ आता है, तो वो फिर अपडेट हो जाता है एज पर द स्पेसिफाइड डेट। तो हम अभी 2024 में बैठे हैं, तो ये वाला जो लॉ है ये एप्लीकेबल है। तो हम इसको खोल लेते हैं। 30 जून तक ये अपडेटेड है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई SRO आता है तो वो भी हमारा एप्लीकेबल होता है। तो फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके क्या कंटेंट्स हैं, किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो ये देखें कि ये चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और टोटल हम देखें तो कितने 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ये देखें, ये 10 चैप्टर्स हैं, और इसमें हर चैप्टर में अपने अपने सेक्शंस हैं एज पर द टॉपिक। ठीक है, इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो 77 है। स्केड्यूल्स में बेसिकली ये सेक्शंस को रेफ़र कर रहे होते हैं, और इसमें रेट्स होते हैं। अगर मतलब उसकी प्रोविजंस हैं कौन से, अगर कोई सेक्शन है वो कहता है जी ये स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो एग्जम्प्ट हैं, तो वो कहाँ पे लिखी हुई हैं गुड्स, वो यहाँ स्केड्यूल में लिखी हुई हैं। अगर वो कहते हैं कि ये इन्हीं गुड्स पे जो है वो रिड्यूस रेट लगना है, रिड्यूस रेट और स्टैंडर्ड रेट के बारे में मैं बताता हूँ। तो वो कौन से स्केड्यूल में होनी चाहिए वो इसमें बताएंगे। ठीक है, अगर किसी पे ज़ीरो रेटिंग है तो वो भी स्केड्यूल्स में स्पेसिफाइड करते हैं। मतलब बात हम लॉज में कर रहे हैं, लेकिन उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर आपने देखनी है कि कौन सी गुड्स हैं, कि आप देखें आप जो गुड्स जो हैं वो ज़ीरो रेटिंग एग्जाम्प्ट या रिड्यूस रेट में आ रही हैं कि नहीं, तो जाके आप पर्टिकुलर स्केड्यूल में जाके देख लें। ठीक है, अब अगर हम ऊपर से ज़रा स्टडी करना शुरू करें तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिलिमिनरी, इसमें डेफिनेशंस हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है लॉ के बारे में। ये कमेंसमेंट का वही है, वो सारी चीज़ें, और डेफिनेशंस जो आगे सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं पूरे लॉ में, तो उसको कुछ जो मेजर डेफिनेशंस हैं वो इसमें ला के रखते हैं। ठीक है, और फिर चैप्टर 2 आ जाता है। इसमें स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है कि इसमें बताया होगा कि जो टैक्स है वो कितने, क्या रेट क्या है, कितने किस पर लगेगा, किन चीज़ों पे लगेगा, किस बंदे को टैक्स पे करना है, किसको टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, किसी ने अब इसमें स्कोप ऑफ टैक्स में स्कोप बताया होगा ना कि टैक्स कहाँ कहाँ लग रहा है। इसमें बताया होगा कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स। इसमें बताया होगा कि आपने अगर टैक्स जितना पेबल था उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लिया तो उसका क्या करेंगे। ज़ीरो रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। ज़ीरो रेटिंग बेसिकली एक्सपोर्ट पे ज़ीरो रेटिंग होती है। जो इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगला से ये बता रहा है जी कि अगर रेट चेंज हो जाए फिर क्या करना है, टाइम कौन सा होगा पेमेंट का, मैनर किस मैनर में पेमेंट होगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके तो टैक्स कौन सा उसमें लगना है। टैक्स पे इनपुट, इसमें अब दो चीज़ें होती हैं ना, इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट होता है जो आप सेल्स कर रहे हैं, आप लोगों से जिसको सेल कर रहे हैं, जो बायर है उससे टैक्स
इकट्ठा करते हैं, सेल जिसे आउटपुट कहते हैं, और उसको गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। और जो इनपुट होता है वो आप इसी तरह आप अपना कोई टैक्स जो है वो जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं आप उसको जमा करा रहे हैं, वो आगे गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। ठीक है, तो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे होता है सेलर। तो इसमें ये लिखा होगा कि इनपुट कहाँ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मतलब होता ही है कि इनपुट और आउटपुट जमा होते रहते हैं, फिर जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का वक्त आता है तो इन आउटपुट पे से इनपुट माइनस कर देते हैं। मतलब आपने जो है वो अपने आउटपुट लोगों का टैक्स 100 रुपये जमा कराया हुआ अपने पास, और आपने लोगों के पास जो है वो 50 रुपये जमा कराया, तो 100 - 50, तो 50 रुपीज़ विल बी द पेबल दैट शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई परचेज रिटर्न हो जाती है तो डेबिट क्रेडिट नोट इशू कैसे करना है, कोई जो है रिफ़ंड इनपुट का कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बारे में इस सेक्शंस में बात की होगी कि रजिस्ट्रेशन किसे करवानी है, किस पे मस्ट है, किस पे मस्ट नहीं है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अनरजिस्टर्ड रह के अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या क्या पावर्स हैं। गैस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटे जा सकते हैं, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन हो सकती है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो एक लिस्ट आया होती है जिसमें जो लोग जिन्होंने कंप्लाइंस पूरी की हुई है तो उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें बुक कीपिंग के बारे में बताया हुआ है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन कौन सी है, कितने सालों तक रिकॉर्ड आपने रखना है। मतलब जैसे 6 साल से पुराना जो है रिकॉर्ड आप ज़ाया कर दें, क्योंकि लिमिटेड जगह होती है, कितने कितने सालों का रिकॉर्ड आपने रखना है। इसमें रिटर्न के बारे में बात हुई है। जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल होती है उसके कुछ चीदा चीज़ें हैं, कब फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है। ठीक है, रिटर्न्स रिवाइज भी हो सकती हैं, रिटर्न्स जो हैं वो स्पेशल रिटर्न्स भी होती हैं, टैक्स ईयर जो है वो स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, इसमें अथॉरिटीज़ का है जी। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी क्या पावर्स हैं, फिर वो डेलीगेशन पावर्स कैसे करते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, ये इसमें मतलब आपने रजिस्टर होना चाहिए, आपको होना चाहिए था और आपने रजिस्टर नहीं किया तो ये है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपने टैक्स पे नहीं किया तो फिर क्या पेनल्टी है। फिर आप अगर आपने टैक्स लेट पे किया तो फिर क्या पेनल्टी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी पेनल्टीज डिस्कस होती हैं। फिर उसका जो प्रोसीजर, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी, मतलब आप फ़िलहाल इसको ऐसे कर लें कि ये मतलब फ़ाइन ही है। पेनल्टीज़, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, बस कैलकुलेशन अलग होती है और कुछ टाइमिंग भी अलग होती है। अच्छा, उसमें जो है वो आप प्रोसीजर है जी के उसमें क्या होगा, वो आपको जो है वो पावर्स क्या एक्सरसाइज की जा सकती हैं कि आपको इंफॉर्मेशन कॉल करें, फिर आपको ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना, और सारा कुछ जो पावर्स हैं आपके, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो कौन कौन सी चीज़ें आप पर लग सकती हैं सारी। फिर जो आपको नोटिस वगैरह आते हैं, फिर आपके पास जो राइट्स हैं वो क्या हैं। आप अपील में जा सकते, अगर आपको लगता है कि जितना कुछ हमारे साथ हुआ वो सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, तो आप अपील में जाते हैं। तो अपील में जाते हैं, आपको एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है जो एक असिस्टेंट मैनेजर को या असिस्टेंट कमिश्नर को, सॉरी, या कमिश्नर को वो असिस्ट कर रहा होता है। फिर कमिश्नर, चीफ कमिश्नर होता है, तो फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में फाइनल फैसला हो जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा रिकवरी ऑफ एरियर्स, कोई एरियर्स हैं तो उसकी रिकवरी के लिए पावर्स कौन सी हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिर इसमें कुछ मिसलेनियस सारे बाकी सारी जो छोटी छोटी सिनेरियोज बनते हैं ना वो इसमें डाल दी हैं। थोड़ा मतलब कि जैसे अगर आपने पूरा बिजनेस ही सेल कर दिया, आपने आज कहा कि मैं अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी को ख़त्म करता हूँ और जो है ना मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, बस ख़त्म। तो आपने अब जो आपके पास स्टॉक वगैरह पड़ा होगा वो आपने सेल करना है, तो वो उसकी क्या है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लोन्स के तो लिक्विडेशन हो जाती है। तो लिक्विडेशन के नतीजे में जो क्या सेल टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो सारा इसमें आ जाएगा।
और कंप्यूटर सिस्टम स्क्रूटनी, ये सारी जो इसकी रेलेवेंट प्रोविजन